हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 1 कोर कोर्स यानी कि C2 के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। और ये सिलेबस जो है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। इस सिलेबस में आप देखेंगे कि सेमेस्टर 1 के कोर्स 2 में आपको जो पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है। और इस प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है। यूनिट 1 जो है इकोलॉजी का जनरल कॉन्सेप्ट्स है, और इस जनरल कॉन्सेप्ट्स में आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको जानना है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। ठीक है। सेकंड जो आपका है नेक्स्ट जो है वो है मेजर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो मेजर इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड जो है ये भी आप बेसिक नॉलेज के तौर पे जानते होंगे कि टोटल जो है वो 6 टाइप के मेजर इकोसिस्टम होते हैं वर्ल्ड में, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ठीक। ऐसे ही अगर आप आगे देखते हैं सिलेबस को यूनिट 1 के एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो फ्लो करती है थ्रू दी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम। आप इसको जनरल लैंग्वेज में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग थिंग विद इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो। और इसको और भी सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मूव्स थ्रू द फूड चेन इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ऐसे ही इसके बाद जो टॉपिक दिया गया है वो प्रोडक्टिविटी है, जो कि आप क्लास 12th में भी पढ़ करके आए होंगे कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही फूड चेन भी जानते होंगे आप, और फूड वेव एंड फूड पिरामिड के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सेक्शन जो इसमें आ रहा है वो है बायो जियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कि आपको वाटर साइकिल, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ना है। ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या कहता है या बायो जियोकेमिकल साइकिल का मीनिंग क्या है? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट element through the various component of ecosystem is called nutrient cycle, or we can say biogeochemical cycle. नेक्स्ट इसमें आपको जो पढ़ना है वो यूनिट 2 है, और यूनिट 2 जो है उसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़ के बारे में। तो आप देखिए इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं सिलेबस में वो क्या है, तो आपको पढ़ना क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में आप पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का सिर्फ आपको मीनिंग जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। नेटलिटी ये जानते हैं आप, नेटलिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट। ऐसे ही आपको पढ़ना है एज पिरामिड के फॉर्म में। ठीक है। एज पिरामिड भी आप क्लास 12th में पढ़ करके आए होंगे, और एज पिरामिड में आप पढ़ते हैं डिक्लाइन टाइप का होता है, स्टेबल टाइप होता है, ये पढ़ करके आए होंगे आप। ठीक है। वैसे ही आप ये भी थोड़ा बहुत आइडिया पढ़े होंगे, लिए होंगे क्लास 12th में, नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पढ़ना आपको है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स। ठीक है। तो सक्सेशन भी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। बेसिक सिलेबस जो है वो आपका क्लास 12th का कुछ है जो इसमें डाला हुआ है, उसी को थोड़ा सा और आपको एलाबोरेट करके इसमें पढ़ना है। तो सक्सेशन का मतलब क्या है कि ग्रेजुअल एंड फेयरली predictable change in species composition of a given area is called ecological succession। ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट 3rd यूनिट जो है इसमें पढ़ना है अबाउट द पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, एयर, वाटर और सॉइल।
तो आप देखिए जो डेफिनेशन बोल रहा है पॉल्यूशन का, वही टॉपिक भी पढ़ना है कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज कहाँ पर हो जाए, तो एयर में या वाटर में या सॉइल में, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पढ़ना है क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपको ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ना है एंड देयर इफेक्ट्स पढ़ना है। तो ग्रीन हाउस गैस आप जानते होंगे कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं जिसमें 60% कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में इसका। मीथेन है उसका 20% कंट्रीब्यूशन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका 14% कंट्रीब्यूशन है। और N2O जिसका 6% कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। ये भी आप क्लास 12th में थोड़ा आइडिया लेकर के आए होंगे। ठीक, ऐसे ही देखिए यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचर के अंदर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मटेरियल हैं जिससे हम जो हम अपने एटमॉस्फेयर से या अपने नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सॉइल से हमें क्या मिल रहा है, वाटर से हमें क्या मिल रहा है, मिनरल से क्या क्या मिल रहा है। तो ये सभी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को हमें बचा करके रखना है। तो क्या करना होगा, इसे हमें कंजर्व करना होगा। ऐसे ही हम लोग को जानना है किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है आपको पता भी होगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हेट्रोजेनिटी, यानी कि कोई एक अवेलेबल स्पेस में वैरायटी ऑफ एनिमल हो या वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट है, कौन कौन सा हॉट स्पॉट एरिया है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है थ्रेट्स में हैं और कैसे उनको कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन का बेसिकली आप बेसिक आइडिया अगर लेंगे तो आप पढ़ के भी आएंगे, एक्स सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, ये ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन मिनरल रिसोर्सेज, जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसका ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट है। जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यही है हमारे पास। लेकिन अब इसके अलावा भी जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसको हम रिन्यू कर सकते हैं या नहीं, या कौन कौन से ऐसे हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको इनके बारे में आइडिया लेना है। सो ये आपके सेमेस्टर 1 के कोर्स 2 का आपका सिलेबस है और यही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक, रिकमेंडेड अगर कोई बुक चाहते हैं पढ़ना इसके लिए तो कुछ स्पेशल बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बीएससी एग्जामिनेशन। जैसे आप एक बुक पढ़ सकते हैं, PS शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, AL भाटिया की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैपमैन की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना कोई फॉरेन ऑथर की बुक तो वो बुक आपका एक ऑडम की बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सो आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।